हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषाओं के बीच समानता तथा असमानता के बारे में चर्चा करेंगे तथा कौन सी परिभाषा सर्वोत्तम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप इस टॉपिक को काफ़ी मेहनत से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है। धन केंद्रित परिभाषा, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित की गई। कल्याण केंद्रित परिभाषा, जो कि प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित की गई। दुर्लभता अथवा सीमितता संबंधी परिभाषा, जो कि प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा प्रतिपादित की गई। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा प्रतिपादित की गई। विकास केंद्रित परिभाषा अथवा आधुनिक परिभाषा, जो कि प्रोफेसर सिमुलेशन के द्वारा प्रतिपादित की गई। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि प्रोफेसर मार्शल तथा प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में क्या समानता है तथा क्या असमानता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्शल की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मानव जीवन के साधारण, असाधारण, व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के उन व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका भौतिक साधनों को प्राप्त करने से तथा उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है, जो कि मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह धन का अध्ययन करता है और दूसरी तरफ जो अधिक महत्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानवीय आचरणों का अध्ययन करता है। तो प्रोफेसर मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषाओं में जो अंतर है वह निम्न आधार पर है। भाषा का अंतर, आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन, उद्देश्य के आधार पर, विज्ञान एवं कला के आधार पर तथा व्यक्तिगत क्रिया के आधार पर दोनों की परिभाषाओं में निम्न अंतर देखने को मिलता है। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र का प्रतिपादन सरल भाषा में किया, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र का प्रतिपादन कटु अर्थात क्लिष्टता उनकी परिभाषा में पाई जाती है, जो कि जनसाधारण की समझ से परे है। नंबर 2, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे क्रियाएं धन से संबंधित हो या न हो, जो कि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में नहीं आती हैं। जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में मानव क्रियाओं के आर्थिक तथा अनार्थिक भेद को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनके अनुसार मानव की सभी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र का विषय है और उनका अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना है, जिससे मानव को सुख प्राप्त होती है। जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार वे इसके प्रति तटस्थ हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का सुख दुख से कुछ भी सरोकार नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। नंबर 4, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों ही है, क्योंकि अर्थशास्त्र उचित अनुचित का अध्ययन करा करके हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र को वे एक वास्तविक विज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है, मार्गदर्शन करना उसका कार्य नहीं है। नंबर 5,
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जब किसी व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया का सामाजिक संबंध न हो तो वह अर्थशास्त्र का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की सामूहिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार व्यक्तिगत क्रिया भी अर्थशास्त्र का विषय होती है, क्योंकि व्यक्ति के साधन सीमित होते हैं। नंबर 6, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार भौतिक कल्याण की प्राप्ति हेतु अर्थशास्त्र में केवल भौतिक वस्तुओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन होता है। नंबर 7, प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में मानव कल्याण में वृद्धि तथा सुख प्राप्ति पर विशेष बल दिया, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार भौतिक कल्याण को छोड़कर दुर्लभ तथा सीमित साधनों पर बल दिया। नंबर 8, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र सामाजिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं तक ही सीमित है, जबकि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा के अनुसार सामाजिक, असामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से की जाने वाली क्रियाओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्रोफेसर मार्शल तथा रॉबिन्स द्वारा प्रतिपादित परिभाषाओं में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। उन दोनों के विचारों में काफ़ी असमानताएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे विचार हैं जो कि उनके विचारों को समान रूप से बतलाते हैं। जैसे मानव तथा मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मार्शल एवं रॉबिन्स दोनों ने ही अर्थशास्त्र की परिभाषा में किया है। दोनों के अनुसार ही अर्थशास्त्र को मनुष्य एवं उसकी क्रियाओं का अध्ययन बताया है। नंबर 2, मानव प्रमुख धन गौण प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन को प्रधान माना, पर मार्शल तथा रॉबिन्स दोनों ही धन की तुलना में मनुष्य को प्रधान मानते हैं। ये दोनों की परिभाषाओं में समानता है। दोनों ही अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। दोनों ही अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। नंबर 4, मानव सुख को अधिकतम करना मार्शल तथा रॉबिन्स दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात दोनों ही मानव सुख को अधिकतम करना चाहते हैं। नंबर 5, दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाओं में धन शब्दों का उपयोग किया। मार्शल के भौतिक सुख के साधन और रॉबिन्स के सीमित साधन यथार्थ में धन के अलग अलग नाम हैं, लेकिन फिर भी दोनों अर्थशास्त्रियों ने धन से संबंधित कार्यों का अर्थ सीमित साधनों के मितव्यतापूर्ण उपयोग से लगाया है। मार्शल की परिभाषा श्रेष्ठ है अथवा रॉबिन्स की परिभाषा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि मार्शल की परिभाषा तथा रॉबिन्स की परिभाषा दोनों में ही कुछ न कुछ गुण एवं दोष दोनों ही मौजूद हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनका अध्ययन करने से हम कह सकते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की परिभाषा के ऊपर एक सुधार है। हम कह सकते हैं कि हालांकि मार्शल की परिभाषा सरल है, लेकिन वह तार्किक दृष्टि से दोषपूर्ण है। वह अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार को कमजोर बना देती है। लेकिन मार्शल की परिभाषा रॉबिन्स की परिभाषा से इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि मार्शल अर्थशास्त्र को समाज के उत्थान का एक यंत्र मानते थे। कहीं कहीं पर मार्शल की परिभाषा श्रेष्ठ दिखाई देती है तो कहीं कहीं पर रॉबिन्स की परिभाषा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है, अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक आधार को मजबूत बनाती है। इस दृष्टिकोण से रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की परिभाषा से श्रेष्ठ है। रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की परिभाषा की तुलना में इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि रॉबिन्स ने स्पष्ट रूप से आर्थिक समस्या अर्थात चुनाव करने के पहलू को प्रस्तुत किया। आधुनिक अर्थशास्त्री इसको मान्यता प्रदान करते हैं। तात्पर्य ये है
किसी भी समस्या का समाधान करने के पश्चात ही जो रिजल्ट प्रदान किए जाते हैं, जो परिणाम प्रदान किए जाते हैं, उसी से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री के आधार पर हम कह सकते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा मार्शल की परिभाषा की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लेसन फर्स्ट में अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बतलाया कि अर्थशास्त्र संस्कृत के दो शब्दों अर्थ धन शास्त्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित वस्तुओं एवं सेवाओं का अध्ययन किया जाता है तथा अर्थशास्त्र की परिभाषा के संदर्भ में मैंने आपको बतलाया कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 धन संबंधी परिभाषा, नंबर 2 कल्याण केंद्रित परिभाषा, नंबर 3 सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषा, नंबर 4 आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, नंबर 5 विकास केंद्रित परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों को संपादित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्थशास्त्र की जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जो परिभाषा दी गई, उसमें कौन सी सर्वोत्तम परिभाषा है। तो सर्वोत्तम परिभाषा का परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी शास्त्र की विषय सामग्री को ध्यान में रखना पड़ेगा कि परिभाषा विषय सामग्री पर कितना निर्भर है, तथा हम ये कह सकते हैं कि विषय सामग्री में परिवर्तन के साथ साथ परिभाषाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। अर्थशास्त्र का जन्म 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप एवं कार्डों की खोज, में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बतलाया। इसी प्रकार इनके अनुयायी प्रोफेसर JB से JS मिल आदि अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ की विचारधारा का अनुसरण किया तथा उन्होंने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को उस समय स्वार्थ की शिक्षा देने वाला शास्त्र समझा जाने लगा। तो रस्किन और कार्लाइल जैसे विद्वानों ने अर्थशास्त्र एवं अर्थशास्त्रियों की कटु आलोचना की और इन आलोचनाओं से बचने या बचाने का कार्य प्रोफेसर मार्शल और उनके अनुयायी प्रोफेसर पेगो, कैनन, विवेरिस आदि ने किया। इन विद्वानों के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र में मनुष्य और उसके भौतिक कल्याण को अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाता है। उन्होंने धन को अर्थशास्त्र के अध्ययन का गौण विषय माना। प्रोफेसर मार्शल और उनके शिष्यों ने अर्थशास्त्र को भौतिक विज्ञान, भौतिक कल्याण के रूप में परिभाषित किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा काफ़ी लंबे समय तक कल्याण केंद्रित परिभाषा के रूप में स्वीकार की जाती रही। प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित 1890 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने ये स्वीकार किया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये धन मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मनुष्य धन के लिए है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में कल्याण से संबंधित मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन बाद में प्रोफेसर रॉबिन्स ने
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन इसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1932 में प्रकाशित हुई, उन्होंने मार्शल की परिभाषा की तार्किक असंगतियों का उल्लेख करते हुए उसकी आलोचना करते हुए नए आधार पर अर्थशास्त्र की परिभाषा की रचना की। उनके अनुसार अर्थशास्त्र में दुर्लभता का विज्ञान तथा साधनों के वितरण का सिद्धांत के शास्त्र के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार किसी शास्त्र की परिभाषा को एक शहर के चारों तरफ खींची गई उस दीवार के सदृश माना जा सकता है जो शहर के मौजूदा समग्र को चारों तरफ से घेरे होती है। अमुक शहर के विकास के साथ ही साथ उसके चारों ओर खींची गई दीवार में परिवर्तन करना अनिवार्य होता है। जैसे यदि शहर में वृद्धि होती है तो दीवार में परिवर्तन करना होगा, इस प्रकार से उसकी दीवार में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बदलने से उसकी परिभाषा में भी समय समय पर परिवर्तन होता है। नई परिस्थितियों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के जन्म से लेकर के आज तक निरंतर ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का विकास होता गया तथा समय समय पर उसकी परिभाषा में भी परिवर्तन एवं विकास होता गया। शुरू में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान था, क्योंकि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ और उनके अनुयायियों द्वारा दी गई परिभाषाएं धन केंद्रित थी। अर्थशास्त्र के विकास के साथ ही साथ धीरे धीरे यह आगे चल करके कल्याण के शास्त्र के रूप में उदय हुआ और मार्शल तथा उनके अनुयायियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाएं कल्याण केंद्रित थी। जब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में और अधिक विकास हुआ तो इसे सीमित साधनों के वितरण का शास्त्र कहा जाने लगा तथा प्रोफेसर रॉबिन्स और उनके अनुयायियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दुर्लभता अथवा सीमितता संबंधित परिभाषाएं थी। 1936 में प्रोफेसर जे.एम. केन्स की प्रसिद्ध पुस्तक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में प्रकाशित हुई, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का और अधिक विकास हुआ, जिससे राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का सिद्धांत अर्थशास्त्र का अभिन्न एवं एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। 1945 द्वितीय महायुद्ध के पश्चात आर्थिक वृद्धि अथवा आर्थिक विकास का सिद्धांत अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गया। चूँकि हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा में कीन्सवादी अर्थशास्त्र जो कि इस बात का अध्ययन करता है कि राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के स्तर कैसे निर्धारित होते हैं तथा विकास का अर्थशास्त्र जो कि ये बतलाता है कि एक अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होती है तथा राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में कौन कौन से तत्व वृद्धि लाते हैं, इन सब का कोई समावेश नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने की दृष्टि से रॉबिन्स की परिभाषा पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं हो पाई। नई परिस्थितियों में अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा आवश्यक बन गई। अब हम कह सकते हैं कि विकास केंद्रित परिभाषा जो कि अर्थशास्त्र की आधुनिक या सर्वोत्तम परिभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, उनके अनुसार प्रोफेसर रॉबिन्स ने साधनों को एक निश्चित तथा सीमित मान करके उनके वितरण का विवेचन किया। रॉबिन्स के मतानुसार अर्थशास्त्र एक चुनाव की समस्या है। मनुष्य के पास चूंकि साधन सीमित होते हैं तथा आवश्यकताएं असीमित होती हैं, सीमित साधनों से हम अपने असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, इस प्रकार की समस्या, चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साधनों के साथ अर्थशास्त्र के साध्यों को समायोजित करने की समस्या होती है, लेकिन हमारी सबसे प्रमुख समस्या साधनों के वितरण की समस्या होती है। उत्पादन करने वाले भूमि, उत्पादन में प्रयुक्त साधन
भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन के बीच उनके बीच आपस में एक सामंजस्य स्थित करने के लिए, चुनाव की समस्या का समाधान करने के लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इन साधनों में वृद्धि एवं विकास करने से परिवर्तनशील एवं वृद्धिशील साध्यों को, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। विकसित देशों के सामने मुख्य समस्या रोजगार के स्तर पर अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने की है। अल्प देश अर्थात अल्प विकसित देशों के सामने मुख्य समस्या विकास प्रक्रिया को द्रुत गति प्रदान करने की है। विकसित देश पहले से ही अपनी विकास को पूरा कर चुके हैं, लेकिन अल्प विकसित देश अपने विकास को आगे बढ़ाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ता है। अर्थशास्त्र की एक पर्याप्त एवं संतोषप्रद परिभाषा में सीमित साधनों के वितरण के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार के निर्धारक तत्व तथा दीर्घकालीन विकास के निर्धारक तत्वों का भी अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्थिरता के विकास के साथ ही साथ अनुरक्षण के लिए साधनों के उचित प्रयोग, वितरण, आय तथा रोजगार के निर्धारकों से इसका संबंध होता है। प्रोफेसर के.जी. सेठ के शब्दों में अर्थशास्त्र साध्यों अर्थात उद्देश्यों के संदर्भ में साधनों की वृद्धि एवं परिवर्तन से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। विकास केंद्रित परिभाषा जो कि प्रोफेसर सैमुएल्सन के द्वारा प्रतिपादित की गई, उनके अनुसार अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति और समाज द्रव्य का प्रयोग न करते हुए अथवा करते हुए एक समयावधि के भीतर ही विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के प्रयोग का चुनाव किस प्रकार करते हैं, इस बात का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है तथा समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों, चाहे वे गरीब हों अथवा धनी हों, इनके समूहों के बीच वर्तमान एवं भविष्य के उपयोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा में चुनाव की समस्या, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभावी वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित उत्पादक साधनों को बांटने की समस्या को अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मानते हुए स्पष्ट किया गया है। ये समस्या मौद्रिक हो सकती है अथवा अमौद्रिक हो सकती है, जो कि अर्थव्यवस्था अर्थात समाज में दोनों ही रूपों में उपस्थित होती है। इस परिभाषा में दो वाक्यांश सम्मिलित हैं। एक समयावधि के भीतर वस्तुओं का उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुओं का वर्तमान एवं भावी उपयोग के लिए वितरण इसे विकास केंद्रित बना देते हैं। विकास प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल निश्चित समयावधि के भीतर उत्पादन की निर्दिष्ट मात्रा प्राप्त करना सम्मिलित होता है, अपितु भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए वर्तमान उत्पादन के एक भाग के उपभोग का त्याग भी करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि सैमुएल्सन की परिभाषा में स्थैतिक दृष्टिकोण के स्थान पर प्रावैगिक दृष्टिकोणों को प्रधानता दी गई है। अतः सैमुएल्सन द्वारा प्रतिपादित आधुनिक अर्थात विकास केंद्रित परिभाषा को प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स तथा प्रोफेसर एडम स्मिथ की परिभाषा से श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम कहा जा सकता है।